नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। कांचरी गांव में जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों को समय पर खाना, समय पर रोजगार मिलना असंभव हो चुका था। गांव के लोग बेरोजगार होने के कारण इधर से उधर भटकते ही रहते थे। तभी गांव के लोग मिलकर एक सभा बुलाते हैं पंचायत में। गांव के सरपंच गांव के सभी लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। देखो भाइयों, हम तो जानते हैं कि हमारे भारत में कितने लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार है। हम तो सिर्फ गांव के ही है। मैं चाहता हूं कि हम बेरोजगार न होते हुए कुछ ऐसा काम करें कि हमें हमारा धन मिलता ही रहे और हम कभी भूखा न रहे। अरे काका, ऐसा करेंगे तो हमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। लेकिन काका, अगर 3 महीने तक घर के लोग भूखे रहेंगे तो ये कैसे हो सकता है? अरे काका, थोड़े बहुत काम मिल जाते तो हमें भी अच्छा लगता। आप थोड़ा बहुत कोशिश करो ना कि हमें कोई पंचायत से काम मिल सके। देखो भाई, जब तक इलेक्शन न आए तब तक तुम्हें कुछ भी काम नहीं मिलेगा। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम अपने ही घर पर कोई सब्जी भाजी लगाकर 2-4 रुपए तो कमा ही लोगे। मैं तो कहता हूँ तुम्हें तो ये काम कल से नहीं, आज से शुरू करना चाहिए। लेकिन काका, तुम तो जानते ही हो हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास खुद का जमीन तो है ही नहीं, तो हम ऐसे में सब्जी भाजी कहाँ से लगाएंगे? अब तुम ही कोई उपाय बताओ काका, जिससे हम लोग कभी भी गरीबी में ना रहे और न ही हम बेरोजगार हो। अरे इतनी सी बात के लिए तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में कुछ जमीनें ग्रामीण भाग में आती है जिससे कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो तुम उसी तरह अपनी सब्जी की खेती लगाकर मुनाफा कमा सकते हो। गांव के लोग सरपंच की योजना सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसी गांव में संदीप और अंजलि दोनों पति पत्नी रहा करते थे। अरे अंजलि, मुझे ना सरपंच काका की बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है। तेरा क्या सुझाव है अंजलि? क्या हमें सब्जी भाजी का काम करना चाहिए? अगर हमें कुछ रोजगार चाहिए तो हमें ये काम करना ही चाहिए। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। हमें सरपंच काका की बात सुनकर हमें अपना काम करना ही चाहिए, तभी तो जाकर हमारे घर पर आमदनी आएगी। तभी अंजलि संदीप की बात सुनकर उसके हाँ में हाँ मिला देती है। यह बात सुनकर संदीप भी बहुत खुश हो जाता है कि अंजलि भी उसकी मदद करना चाहती है। संदीप का भाई राहुल अपनी पत्नी कल्लू के साथ रहता था। राहुल संदीप के घर के बाजू में ही रहा करता था। अरे कल्लू, तुझे तो एक बात बतानी थी। एकदम चटपटी सी खबर है, तू सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि तू पागल भी हो जाएंगी। अरे ऐसी क्या कौन-सी खबर है जो मैं सुनते बराबर ही पागल हो जाऊंगी? मुझे चुतिया मत बनाओ। अरे कल्लू, तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। बिना बोले तू अपना मुंह ही खोल देती है, तो ऐसे में मैं क्या बताऊं तुझे। अरे अपने सरपंच काका कह रहे थे कि अपने गांव में इतनी बेरोजगारी है कि किसी को रोजगार ढंग से नहीं मिल सकता। इसलिए सरपंच काका कह रहे थे कि रोजगार के लिए हमें खुद के खेतों में ही फसल लगानी पड़ेगी, जिससे हमारे पास पैसा भी आएगा और समय पर हमें किसी के पास काम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें लगता है क्या तुम पहले जैसा मेहनत कर पाओगे क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम कोई काम ढंग के कर सकोगे। राहुल अपनी पत्नी कल्लू को समझाता है, लेकिन कल्लू राहुल पर भरोसा ही नहीं करती है। उसे उल्टा सीधा कह देती है। अगले दिन सुबह संदीप अपने खेतों पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह अंजलि से कहता है, अरे अंजलि, आज मेरा पहला ही दिन है,
इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं कुछ देर पहले ही चला जाऊं, ताकि मैं थोड़े बहुत मेहनत करके और अच्छे से अच्छा काम कर लूं। तुम ऐसा करना, तुम दोपहर को मेरे लिए खाना ला लेना। हाँ ठीक है जी, मैं तुम्हारे लिए खाना ला लूँगी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना आज हमारे घर पे सब्जी का भी नहीं है। मैं ऐसा करूँगी कि दीदी को थोड़ा बहुत सब्जी मांग लूँगी, ताकि मैं तुम्हारे लिए डब्बे में ला सकूँ। ठीक है अंजलि, तुम ऐसा करना कि भाभी से थोड़ा बहुत सब्जी मांग लेना। हमारे पास पैसे आते ही हम उनके सारे कर्ज चुका देंगे। तभी संदीप अपने खेतों पर काम करने के लिए अपने खेत की ओर चला जाता है। तभी अंजलि थोड़ी देर बाद वह सब्जी मांगने के लिए अपनी जेठानी के यहाँ चली जाती है। अरे दीदी, मुझे ना थोड़े बहुत सब्जी का चाहिए था। अगर हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके सारे कर्ज चुकता कर दूंगी। अरे तुम्हें जितना दिया था वो तो चुका नहीं पाए, तुम और फिर से भीख मांगने मेरे यहाँ आ गए। चलो, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, आज तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। अरे हमारे यहाँ खुद ही खाने को नहीं है, तुम्हें देकर हम कौन सा एहसान करने वाले हैं। कल्लू अपनी देहरानी को उल्टा सीधा कहकर वहां से भगा देती है और अंजलि उसके घर से बिना कुछ लाए अपने घर आ जाती है। संदीप के साथ साथ गांव वाले भी ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दोपहर का समय था, तभी अंजलि खाने का डब्बा संदीप के लिए लाती है। अरे अंजलि, अच्छा हो गई तू जल्दी आ गई। धूप के मारे मुझे तो भूख सहन ही नहीं हो रही थी। अच्छा हो गया कि तुम थोड़ी जल्दी आ गई। तभी अंजलि संदीप को खाने का डब्बा देकर वहां से चली जाती है। संदीप थोड़ी देर बाद वह खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद संदीप फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद संदीप जिस जगह काम करता है उसी जगह एक बड़ा सा पत्थर उसके खोदाई से निकलता है। संदीप उस पत्थर को देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, इस पत्थर को भी इसी वक्त ही निकलना था क्या? अब मैं इसे हटाऊंगा तो मुझे तो पूरा सारा दिन ही लग जाएगा और इसके वजह से मेरा काम भी अधूरा हो जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद कर तू। तभी संदीप की बात सुनकर पत्थर में से एक अजीब सी आवाज निकलने लगती है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अरे तुम्हारी तो किस्मत और भी अच्छी है जो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं एक जादुई पत्थर हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना मांगने के बाद तुम काला कपड़ा ढाक देना। अगर काला कपड़ा अगर नहीं ढाकोगे तो वह चीज़ बढ़ती ही जाएगी। तभी संदीप पत्थर की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। उस पत्थर को निकालकर अपने घर की ओर ले जाता है। संदीप उस पत्थर को लेकर अपने घर चले जाता है। तभी संदीप अंजलि को इस पत्थर के बारे में बताता है। अरे अंजलि, मुझे पता है तुम्हारे मन पर कौन सा सवाल उठ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, यह मामूली पत्थर नहीं है, यह एक जादुई पत्थर है। अगर हम इससे जो भी मांगेंगे यह हमें तुरंत ही दे देगा, और मांगने के बाद इस पर काला कपड़ा ढक देना ताकि वह चीज़ दोबारा बढ़ ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा करते हैं कि जी, हमारे पास तो खाने पीने का सामान भी नहीं है, क्या हम इस पत्थर से मांगकर वो खाने पीने की सामान ला सकते हैं? अरे हाँ, हम खाने का भी सामान इससे मांग सकते हैं। अंजलि संदीप की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी अंजलि उस जादुई पत्थर से कहकर अपने घर के लिए राशन का सामान मंगा लेती है। अंजलि धीरे धीरे कर अपने घर के लिए राशन का सामान सारा ही मंगा लेती है। सामान मंगाने के बाद अंजलि उस पत्थर पर एक काला कपड़ा ढक देती थी ताकि वह सामान दुगना मत हो जाए। अंजलि ने जादुई पत्थर से सारा कुछ मांग चुकी थी। अब वह जादुई पत्थर पाकर बहुत ही खुश थी। दोपहर को कल्लू अपने आंगन में कपड़ा सुखाने आती है। तभी उसकी नज़र
अंजलि के ऊपर पड़ती है। अंजलि अपने आंगन में एक कपड़े वाले से कपड़े खरीद रही थी। हाय हाय हाय, इस गवार के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये तो साड़ी ही खरीद रही है। मुझे नहीं लगता कि ये साड़ी खरीद पाएगी, ये तो ऐसी ही गई होगी। लेकिन इसके पास इतने पैसे एक ही दिन में कहाँ से आ सकते हैं। दोपहर के समय संदीप अपने खेत की तरफ से आते ही रहता है। तभी अचानक उसे रास्ते पर अफजल भाई मिलते हैं। अफजल भाई संदीप को रोककर कुछ पूछता है। अरे वाह वाह संदीप भाई, तुम्हारे तो दर्शन बहुत कम होते थे। तुम तो अपने काम में इस तरह से मग्न रहते थे कि तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते थे। लेकिन क्या बात है, तुम बहुत दिन के बाद खाली पीली दिखाई दे रहे हो। अरे क्या करूं अफजल भाई, अगर काम धंधे ना हो तो इंसान खाली पीली ही दिखाई देगा। अरे अच्छा हो गया कि हमारे सरपंच काका ने हमें थोड़ी बहुत सलाह दी, उसी के वजह से हम इधर से उधर घूम ही रहे हैं। हाँ संदीप भाई, तुम बराबर सही कह रहे हो। अगर सरपंच नहीं होते तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर बेरोजगार ही है, कहाँ जाते क्या खाते। अरे हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। चलो अभी मुझे कहीं जाना है, मुझे माफ़ करना अफजल भाई, मैं आज जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलेंगे। संदीप वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। राहुल अपने मजदूरी की पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। राहुल घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी कल्लू को ये पैसे देता है। अरे कल्लू, देख मेरे पास पूरे 50 मुद्राएं है, तू इसे देखेंगी ना खुश के मारे पागल हो जाएगी। इतने सारे मुद्राएं, वो भी मैंने एक ही हफ्ते में कमा लिए। ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे साथ। बड़े आए मुद्राए वाले। अरे तुम्हें कुछ खोर खबर है क्या नहीं है? वो देखो तुम्हारा भाई संदीप, उसकी पत्नी आज कपड़े खरीद रही थी, वो भी महंगे वाले। उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए होके, और तुम हो कि 50 मुद्राएं पर ही खुश हो। अरे कल्लू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू मुझसे मजाक मत किया कर। मुझे यकीन ही नहीं होता कि उस भिखारी के पास इतने पैसे हो गए कि वह साड़ियाँ खरीदने लगे। अरे मैं तो सही कह रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तुम खुद जाकर ही देख लो। उनके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वह बाहर से सामान खरीद रहे हैं, वो भी महंगे महंगे। ऐसा ना हो जाए जी कि हम लोग भिखारी बन जाए और वो लोग अमीर। अरे कल्लू, बात तो तू सही कह रही है। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी राहुल संदीप के घर चला जाता है। वह यह जानना चाहता है कि उनके पास इतने धन दौलत कहाँ से आए। तभी राहुल संदीप के घर पहुंच जाता है और उसकी खिड़की से झांक कर उनकी सारी बातें सुनते ही रहता है। अरे जी देखो, जब से ये हमें पत्थर मिला है तब से हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें जो चाहे हम इन पत्थर से मांग लेते हैं। अरे हाँ अंजलि, तू बात ठीक कह रही है। अगर ये पत्थर नहीं होता तो हम लोग न जाने एक एक दाने के लिए तरस ही रहे थे। हाँ जी, यह जादुई पत्थर ने हमारी बहुत ही मदद की है। चलो हम कुछ खाने को मंगाते हैं। तभी अंजलि उस जादुई पत्थर से कहकर अपने लिए खाने का सामान मंगा लेती है और कुछ राशन का भी सामान मंगाती है। यह देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रहती है। अरे वाह, ये तो जादुई पत्थर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, लेकिन मैं इस पत्थर को ऐसे ही इनके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। मैं इस पत्थर को आज रात को ही चुरा लूंगा ताकि मैं रातों रात अमीर बन सकूं। राहुल उस जादुई पत्थर को देखकर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वह उसे चुराने की बात करता है और वहां से वह अपने घर की ओर चला जाता है। राहुल अपने घर पर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी कल्लू को उस जादुई पत्थर के बारे में बताता है। कल्लू उस जादुई पत्थर के बारे में सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वह जादुई पत्थर से जो मांगो वो मिल जाता था।
राहुल उस जादुई पत्थर को चुराने के लिए अपने भाई संदीप के घर ही चला जाता है। संदीप अपनी पत्नी अंजलि के साथ सोया ही रहता है। तभी राहुल चुपके से उसके घर के अंदर घुस जाता है। राहुल घर के अंदर घुसते ही वह जादुई पत्थर की ओर चला जाता है। राहुल उस जादुई पत्थर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसे उठाकर अपने सर पर रखकर उसे अपने घर की ओर ले जाता है। तभी राहुल उस जादुई पत्थर को अपने सर पर रखकर अपने घर पर पहुंच जाता है। अरे कल्लू, जल्दी जल्दी कर, ऐसा न हो जाए कि कहीं सूरज आकर उग गया ना तो हम दोनों पकड़े ही जाएंगे। सुबह होने से पहले हम दोनों इस गांव को छोड़कर रफा दफा कर हम कोई दूसरी गांव चले जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होगा कि चोरी हमने की है। अरे हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। जल्दी से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा हो गया तो फिर हम दोनों पकड़े भी चले जाएंगे। हम सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़ देंगे। चलो अब जल्दी करते हैं, नहीं तो हमें कोई देख लेगा। तभी राहुल और कल्लू पत्थर को लेकर अपना गांव छोड़कर वहां से दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं। राहुल और कल्लू दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे आ जाते हैं। तभी राहुल और कल्लू दोनों ही एक नाव पर सवार होकर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं। राहुल और कल्लू नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच आ जाते हैं। अरे कल्लू, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हमारे पास जादुई पत्थर है। हमें जो भी चीज लगेगा हम इस जादुई पत्थर से मांग लेंगे और तू देखना, मैं धीरे धीरे कर अंबानी भी बन जाऊंगा। अरे अंबानी तो हम बन ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पत्थर को तो चेक करना चाहिए कि वाकई में ये वही पत्थर है क्या नहीं है। ऐसा ना हो कि तुमने जल्दबाजी में किसी दूसरे पत्थर को ही उठाकर लाया होगा। अरे कल्लू, तू चिंता क्यों करती है? मेरे आंखें धोखा नहीं दे सकती है। मैं जानता हूँ ये वही जादुई पत्थर है। अभी देखो, मैं इससे कुछ मांगता हूँ और ये मुझे लाकर देता है। तभी राहुल उस जादुई पत्थर से कहकर नमक मांगता है। तभी नमक अचानक से उस नाव में तेजी से बढ़ने लगता है। तभी नमक को बढ़ता देख कल्लू राहुल से कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? पूरा नाव डूबने में आ रहा है। तुम नमक को बंद तो करो। इतने सारे नमक से तो हम डूब ही जाएंगे। तुम जल्दी से इस पत्थर को कहकर नाव बंद करवाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लालच के मारे हम यही डूब जाएंगे। अरे कल्लू, मुझे तो इस पत्थर को बंद करना आता ही नहीं है। तुमने ही तो कहा था ना, चेक करो। अब करते ही बैठो। अब क्या करेंगे कल्लू, हम दोनों तो डूब ही जाएंगे। ये भगवान हमें बचा ले। राहुल जानना चाहता था कि वह पत्थर वाकई में जादुई ही है क्या नहीं है। राहुल उस पत्थर से नमक तो मांग ही लेता है, लेकिन उसे उस पत्थर को किस तरह से बंद करना है उसे कुछ पता ही नहीं था। अचानक नाव डूबने लगती है। नमक का वजन तेजी से बढ़ने के कारण कल्लू और राहुल दोनों ही समुद्र में डूब जाते हैं।